clearly to all of you. Good evening, good evening, good evening to all of you. ये भैया TNX कौन है? बहुत परेशान है टेलीग्राम ग्रुप में। हैं TNX कौन है? TNX क्लास में है कि नहीं है, कि टेलीग्राम में ही खेल रहे हैं? क्लास में है? टेलीग्राम में पूछ रहे हैं पीक आवर फैक्टर 15 मिनट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। क्लास नहीं अटेंड किए, गारंटी से बता रहे हैं, क्लास नहीं अटेंड किए हैं। पीक आवर फैक्टर 5 मिनट, 15 मिनट, 25, 30 मिनट, हर टाइम इंटरवल के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो भैया सब क्लासे फॉलो करो, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। व्हीकल अराइवल मॉडल में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि आपने मैथ में वो फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, और हम लोग यहाँ पर उन फंक्शंस को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकाल लें। क्यों निकाल लें, कैसे निकाल लें, ये पूरी कहानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दी है। तो यार वो फंक्शंस तो पढ़ने पड़ेंगे ना, है कि नहीं। We are using those functions as the application for finding the probability of vehicle arrival at any particular location. तो उसकी पूरी थ्योरी जो है, कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी है। अब बिना फंक्शन के तो काम नहीं चलेगा, दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो देखो TNX आप क्लास में नहीं है, टेलीग्राम खेल रहे हैं। तो इट्स माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि सभी लोग सभी क्लासेस को फॉलो करें। बीच बीच में अगर आप कुछ क्लासेस को, माइक ठीक करिए, माइक ठीक नहीं है क्या? माइक ठीक नहीं है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार कंफर्म करना। माइक तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड, सभी कुछ ठीक है। तो जो लोग भी क्लासेस को बीच बीच में मिस कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी, होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? until and unless you are not following all the discussion systematically। तो इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ये मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। सभी क्लासेस को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करिए, बहुत हद तक, ऑलमोस्ट 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100% क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज जरा बताना, एक बार जानना चाह रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट मिस्ड एनी सिंगल लाइव क्लास टिल नाउ। इस क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अब तक के इस कोर्स में एक भी लाइव क्लास को मिस नहीं किया है? सत्या, सिम्मी, आकिब, आयशा, असिया, मनीष, नीलू, सिमरन, राहुल, प्रांशु, शुभम, कार्तिक, शिवकांत, आदित्य, पटेल, अमित, बहुत बढ़िया, गौरांग, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्लासेस को फॉलो किया है। सो दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर दोज हु हैव फॉलोड ऑल द क्लासेस। हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस? अब तक जो आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा उसमें आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब्जेक्ट में कुछ लर्निंग मिली कि बस चल रहा है ऐसे ही, सब्जेक्ट खत्म होने की कगार में आ गया, बस चल रहा है, ठीक है। तो बट अब उसके लिए, अब सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मिस सम क्लासेस, और क्लासेस को मिस कर दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद क्लासेस को अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, चलो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लें, और फिर इधर उधर परेशान होते हैं और पैनिक होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इतना डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि एक बार पहले पूरा कंटेंट क्या कर लो, उसको कंप्लीट कर लो। हाँ, टूल्स तो इकट्ठा कर लो, ये सब कंसेप्ट जो हैं वो आपके टूल्स हैं। हाँ? बिना हथियारों के जंगें नहीं लड़ी जाती मेरे लाल। हाँ, बिना हथियारों के, बिना तैयारी के जंग में लड़ाई नहीं करी जाती है।
और बिना हथियारों के जंग में अगर आप जाते हैं तो हार पक्की है। फिर आप कितने भी अच्छे सोल्जर हों, हथियार तो होना जरूरी है ना। और ये हथियार हैं यहाँ पर आपके कंसेप्ट, ये हथियार हैं आपके कंसेप्ट। तो जब तक कंसेप्ट नहीं होंगे, तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, चैंपियन हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आगे बातचीत को स्टार्ट करते हैं, और बातें करते करते हम लोग इस जर्नी में काफी आगे निकल आए हैं। तो एक बार जरा समराइज करते हैं कि इस जर्नी में कहाँ आ गए हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पूरे हाईवे इंजीनियरिंग के सिलेबस को हम लोगों ने 5 चैप्टर में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला जो चैप्टर था हमारा, दैट वाज द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दैट वाज द इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की आपने बात करी, रोड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में जो मेजर माइलस्टोन हुए, रोड प्लान्स की बात करी, जयकर कमेटी की बात करी, रिकमेंडेशन की बात करी, यूटिलिटी ऑफ द रोड की बात करी, ये सब कुछ बेसिक बातें करी थी। अगला डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। और जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड को टोटल 4 सब टॉपिक में डिवाइड करा था। पहला था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। दूसरा था साइट डिस्टेंसेस, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तीसरा था हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और चौथा था वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। याद आया? फिर हम लोगों ने बात करी साहब ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी हम लोगों ने 3 टॉपिक में डिवाइड किया था। एक तो थी ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर आपने यूजर और व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो डिस्कशन आपने किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज। ट्रैफिक स्टडीज के बारे में बात किया था। और तीसरा आपने बात किया था ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में। तो थर्ड, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। बिल्कुल सही बात है। चौथा चैप्टर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसका नाम था हाईवे मटेरियल। और हाईवे मटेरियल को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो टेस्ट में डिवाइड किया, और दूसरा था हमारा मार्शल मिक्स डिज़ाइन, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन को कंप्लीट किया है। इन द लास्ट क्लास itself we have completed the discussion for the मार्शल मिक्स डिज़ाइन। पूरी कहानी डिटेल्ड वे में समझी थी। अब आता है मुद्दा चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है डिजाइन ऑफ पेवमेंट। और यहाँ पर बेटा 2 तरीके की पेवमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। एक है फ्लेक्सिबल पेमेंट, और दूसरा डिस्कशन जो हमारा होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द रिजिड पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बातचीत करेंगे और रिजिड पेमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। ये डिस्कशन रह गया है। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कोर्स। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये गेम हम लोग निपटा चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द डिजाइन ऑफ द पेमेंट। शुरू करें बातचीत, शुरू करें बातचीत, बोलो भाई। शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए। तो जो लोग स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं वो सारी बातों को रिलेट कर पाए होंगे। बाकी कुछ जो लोगों ने बीच बीच में क्लासेस मिस करी हैं, उनको समझ ही नहीं आया होगा सर ये बता क्या रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आया होगा सर ने ये बता क्या दिया। चलिए, एनीवे, तो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ पेमेंट पे एंट्री करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के फीचर्स की बात करेंगे, और कुछ डिज़ाइन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो देयर आर 4 और 5 पैरामीटर रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। उन पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं। ये हैं इस क्लास का एजेंडा, ये है इस क्लास का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास, जो हम लोग फोकस करने वाले हैं। आओ जरा टाइप ऑफ पेमेंट की बात करें तो देयर आर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के बेसिस पे अलग अलग तरीके की पेमेंट होती हैं। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारे पास अवेलेबल है, रिजिड पेमेंट अवेलेबल है। इन दोनों को मिक्स कर दो तो सेमी रिजिड है। और अलग अलग टाइप की पेमेंट्स की बात कर लें तो कंपोजिट बिहेवियर वाली पेमेंट भी अवेलेबल होती हैं। इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि रिजिड पेमेंट हम बनाते हैं, कंक्रीट की रोड बनाते हैं, देखा है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने एक रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने एक लेयर क्या कर दी, फ्लेक्सिबल पेमेंट की यूज कर ली। उसके ऊपर जो टॉप सरफेस है उसमें एक लेयर आपने क्या कर दिया, बिटुमिनस लेयर का यूज कर लिया। देखा है ऐसा रोड, यस और नो। तो वहां पर आप इस तरीके की पेमेंट को बोल सकते हैं, दैट इज द कंपोजिट पेमेंट, जिनमें प्रॉपर्टीज जो हैं वो फ्लेक्सिबल पेमेंट की प्रॉपर्टीज भी हैं और साथ साथ रिजिड पेमेंट की भी प्रॉपर्टी है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो डिस्कस करना है फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में। चलिए, तो ये दो डिस्कशन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यही तो जानना चाह रहे हो। इन दोनों पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बिहेवियर क्या है, यही आप जानना चाह रहे हैं ना। एक एक करके बातचीत करते हैं। तो देखो, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है, अगर उसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो, तो आपने बोला था कि सर जब कभी भी हम कोई पेमेंट बनाएंगे तो वी विल अलाउ द कंस्ट्रक्शन इन द डिफरेंट डिफरेंट लेयर। तो सबसे बॉटम पे जो आपकी लेयर होती है वो होती है सॉइल सबग्रेड की। अल्टीमेटली जितने भी लोड आ रहे हैं, जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं, वो सब कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, फाइनली इट विल बी ट्रांसफर टू द सॉइल, यस और नो। इसके ऊपर एक लेयर आपने प्रोवाइड की है, ये होती है सब बेस कोर्स की लेयर। इसके ऊपर होता है बेस कोर्स और सबसे ऊपर होता है सरफेस कोर्स। तो ये चार जनरली लेयर पाई जाती हैं आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में ये इन चार लेयर पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ये बात मेरे सभी बच्चों को पता है कि हम लेयर में कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, पता है कि नहीं पता है। ताकि भाई पेमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो भी पी लोड आ रहा है, फाइनली वो पी लोड जब तक सॉइल के पास पहुंचे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंचे, यही तो मकसद है। दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग द थिकनेस। कल जब आप लोग सीबीआर टेस्ट की बात कर रहे थे तो आपने बोला था सर जिस जगह पर सॉइल वीक होगी, जहां पर भी सॉइल वीक होगी वहां पर हम लोग पेमेंट की थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे लोड हमारा बॉटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी वैल्यू स्ट्रेस की क्या होती, कम होती चली जाती है फॉर द सेम व्हील लोड। तो अगर सॉइल हमारी वीक है तो हमें थिकनेस ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर सॉइल में सफिशिएंट स्ट्रेंथ है तो हम वहाँ पर थिकनेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं, कम थिकनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए पेवमेंट की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए, पेवमेंट की थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए आपने सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी एनालाइज किया था। और कैसे एनालाइज किया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था। और उसके लिए हम लोगों ने कल सीबीआर टेस्ट की बात की थी, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। कहानी क्लियर है। तो ये तो एक क्रॉस सेक्शन है। अब देखो जरा समझो कि भैया इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये तो हो गया सॉइल, अरे कुछ नहीं है, वही सब है भैया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, कहानी वही सब चल रही है। इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, इनकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन हो सकता है, बट हर लेयर में होगा तो एग्रीगेट ही ना, यस और नो। हर लेयर के मटेरियल के स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं और होनी भी चाहिए। अब देखो जरा समझ रहे, एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है समझो। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से व्हील की वजह से कोई पी लोड आया,
व्हील की वजह से अब अगर इसके ऊपर पेमेंट के ऊपर व्हील मूव करेगा तो ऑब्वियसली व्हील का लोड आएगा, ट्रैफिक का लोड आएगा, यस और नो। जब ये पी लोड आता है बेटा तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी एग्रीगेट हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो सभी एग्रीगेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ऐसे विजुलाइज करिए कि एग्रीगेट है तो इसके चारों तरफ भी एग्रीगेट है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में ये जो लोड ट्रांसफर होता है, ये वाला एग्रीगेट जो है इसने लोड को लिया और अपने सराउंडिंग में इस एग्रीगेट ने लोड को ट्रांसफर कर दिया। अब सराउंडिंग वाले एग्रीगेट क्या करेंगे? सराउंडिंग वाले एग्रीगेट ने अपने सराउंडिंग वाले एग्रीगेट तक इस लोड को ट्रांसफर कर दिया। इनके अगले इन लोगों ने क्या किया? इनके सराउंडिंग वाले जो एग्रीगेट थे उनको लोड को ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो लोड था हमारा वो धीमे धीमे क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज कर रही है वो वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और अगर सेम लोड के लिए हम बात करें और जहां पर एरिया इंक्रीज होगा तो इफ फॉर द सेम लोड अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेस की वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी, ये भी हम जानते हैं। इसीलिए आपने बोला कि सर जैसे जैसे यहाँ पर अगर ये टॉप सरफेस है तो यहाँ पर जेड होगी 0। जैसे जैसे आपकी जेड इंक्रीज कर रही है, डेप्थ इंक्रीज कर रही है, आपके फोर्स के इफेक्ट या फोर्स की वजह से, लोड की वजह से जो डेवलप्ड स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यू रिड्यूस होती चली जा रही है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में ये जो लोड ट्रांसफर का तरीका आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके को बोलते हैं ग्रेन टू ग्रेन। इसी तरीके को हम लोग बोलते हैं ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर। तो ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है। अब कल मैंने आपको एक टेस्ट पढ़ाया था, सीबीआर टेस्ट, याद है? तो मैंने बोला था कि सीबीआर टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे, सीबीआर टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे वो हम यूज करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए। अब उसका रीजन क्या है समझो। सबसे नीचे वाले एग्रीगेट की बात करो, मान लो इस एग्रीगेट को पकड़ लिया हमने, इस एग्रीगेट की बात करते हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपके एग्रीगेट यूज होते हैं उनका साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 50 mm। 45 से 55 mm की रेंज में एग्रीगेट्स होते हैं मैक्सिमम साइज की अगर बात करें। अब मुझे बताओ इस एग्रीगेट में भी तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ग्रेन की वजह से लोड आ रहा होगा, हाँ या ना? इस एग्रीगेट में भी किसी न किसी दूसरे एग्रीगेट से लोड का ट्रांसफर हो रहा होगा, यस और नो? और इसके जस्ट नीचे है सॉइल। तुम्हें नहीं लगता है कि जब इस पे लोड आएगा तो इस एग्रीगेट की टेंडेंसी होगी कि ये इस सॉइल में पेनिट्रेट कर जाए? हाँ, इस एग्रीगेट की टेंडेंसी ये होगी क्योंकि इसका साइज कम है तो स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा कि जब कभी भी सॉइल का फेलियर होगा तो ये एग्रीगेट उस सॉइल में धंस जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा। मानते हो कि नहीं? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मानना तभी बताना। द टेंडेंसी ऑफ द एग्रीगेट दैट इट इज गोइंग टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। और मेरे भाई अगर तुम्हें ध्यान हो तो कल जो आपने सीबीआर टेस्ट किया था उसका प्लंजर का डाया भी तो लगभग इसी के बराबर था। कल जो आपने सीबीआर टेस्ट किया था उसमें जो सॉइल का फेलियर हो रहा था वो भी तो मेरे भाई पेनिट्रेशन से ही हो रहा था। तो जैसा फील्ड में सॉइल का बिहेवियर है, जैसा फील्ड में पेवमेंट में लोडिंग आ रही है, उसी लोडिंग को मेंटेन करते हुए उसी कंडीशन पे आपने टेस्ट कंडक्ट किया था। और जब आपने देखा कि दोनों पैटर्न सेम है तो आपने बोला कि सीबीआर टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज हो सकते हैं। अब समझ में आया क्यों? भाई आप सीबीआर प्लेट लोड टेस्ट से निकालो ना स्ट्रेंथ पैरामीटर। बट वाई वी आर पर्टिकुलरली कंसिडरिंग, अभी आगे चल के हम लोग जब पेमेंट डिजाइन की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे भी कि हम लोग सीबीआर ऑफ द सॉइल के बेसिस पे थिकनेस निकालने वाले हैं इन अलग अलग लेयर की।
इन अलग अलग लेयर की थिकनेस क्या होगी या टोटल थिकनेस क्या होती है, यही हमारा डिजाइनिंग का पर्पस है। इन सभी अलग अलग लेयर की थिकनेस को पता करना या फिर इस पूरी पेमेंट की थिकनेस को पता करना, यही हमारा डिस्कशन है इस चैप्टर का। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो लोड फेलियर मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर सॉइल में एग्रीगेट भी पेनिट्रेट कर रहा है और उसी साइज का लगभग आपने प्लंजर रखा जब आप लोड लगा रहे थे तो वो भी पेनिट्रेट कर रहा था। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करें। तो अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अब मैं बोल सकता हूँ, सबसे नीचे सॉइल सबग्रेड है, सबसे नीचे सॉइल सबग्रेड है, फिर सब बेस है, फिर बेस कोर्स है, फिर सरफेस कोर्स है। कॉमन सेंस के आधार पे क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन सभी लेयर में सबसे महंगी और कॉस्टली लेयर कौन सी होगी? सबसे कॉस्टली किस लेयर का कंस्ट्रक्शन होगा? और मेरे हिसाब से आप सभी इस बात का आंसर दे सकते हैं, सरफेस कोर्स। बहुत बढ़िया। सरफेस कोर्स की कॉस्ट सबसे ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि भैया जब इस पे व्हील लोड आ रहा होगा तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसेस होंगे वो टॉप पे ही होंगे, और सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना पड़ेगा टॉप सरफेस में। हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना पड़ेगा टॉप सरफेस में। इसीलिए आपने बोला कि सर टॉप सरफेस की जो कॉस्ट होती है, टॉप सरफेस की जो कॉस्ट होती है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू द अदर लेयर। सारी बातों का जवाब मिल रहा है? सारी बातों के पीछे की क्या स्टोरी है क्लियर हो पा रही है? यस और नो? हाँ, चलें आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें बेटा। आओ देखो, तो आपने बोला लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और कैसे लोड ट्रांसफर हो रहा है? ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट। बता दिया ऑलरेडी, एक्सप्लेन कर दिया पहले, अब तो नोट्स दिखा रहा हूं। तो ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर होने की वजह से आपका जो लोड है वो वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज कर रही है, लोड जो है आपका वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और यही हम चाहते भी थे, यही हम चाहते भी थे। लो और निग्लेजिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अरे भैया फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ इन बेंडिंग टेंशन। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? केवल बेंडिंग में नहीं, बेंडिंग टेंशन में मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। क्योंकि ये पेमेंट आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो यहाँ पर कोई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी। तो यही आपने लिखा हुआ है कि जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसमें या तो निग्लिजिबल आप बोल सकते हैं या बहुत कम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि अगर ये किसी भी मान लो बॉटम लेयर पे, किसी भी बॉटम लेयर पे मान लो यहाँ पे कोई फेलियर हुआ, लोकल फेलियर, मान लो इतनी जगह की सॉइल धंस गई, इतने जगह की सॉइल में क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया। अब रिजिड पेमेंट तो है नहीं, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, हर एक लेयर आपने कंस्ट्रक्ट कर रखी है एक के ऊपर एक। तो तुम्हें नहीं लगता ऐसा ही सेटलमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा? ऐसा ही सेटलमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ऐसा ही सेटलमेंट आपको टॉप लेयर में भी देखने को मिलेगा। तो जो लोकल फेलियर होते हैं, अगर बॉटम कोई भी लेयर फेल करेगी तो उसका इफेक्ट आपको टॉप लेयर में भी देखने को मिलता है इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में आपने लिखा फेलियर एट द बॉटम विल बी ऑल्सो रिफ्लेक्टेड एट द टॉप। टेम्परेचर स्ट्रेसेस की यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि पेमेंट जो है आपकी वो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से कोई ज्वाइंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेसेस क्या होता है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल।
अगर रेजिस्टेंस होगा तो ही स्ट्रेस होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो स्ट्रेस नहीं होगा। पता है बात की नहीं? अब जब टेम्परेचर आप कम ज्यादा कर रहे हैं और पेमेंट अगर आसानी से अपनी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर पा रही है, तो काहे के स्ट्रेसेस। हाँ, अगर आपके टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है और पेमेंट में टेम्परेचर का वेरिएशन की वजह से लेंथ चेंज नहीं हो रही है, अगर वहां पर रेजिस्टेंस है, देन यू विल गेट द टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं। और जब टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ अलग से जॉइंट वगैरह भी डिजाइन नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सिंस टेम्परेचर स्ट्रेसेस इज नेग्लेजिबल हेंस जॉइंट्स आर absent। ठीक है। अरे भैया, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, लेंथ हर एक पॉइंट फ्लेक्सिबल है। आई होप फ्लेक्सिबल बॉडी तो जानते होगे। क्यों भाई जय नाम? हाँ, फ्लेक्स जहां पे लोड लग रहा है वहां डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, जहां पे लोड लग रहा है वहां डिफॉर्मेशन हो जा रहा है। तो रिजिड बॉडी, और आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन द रिजिड बॉडी एंड द फ्लेक्सिबल बॉडी। चलिए, तो आगे बातचीत करते हैं। अब ये पॉइंट बड़ा बढ़िया है। देखो, अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब कभी भी आप कोई भी रोड बनाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रोड हम रोज रोज बना रहे हैं, एक ही रोड को रोज रोज बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हम जब कभी भी किसी रोड को डिजाइन करते हैं, पेवमेंट को डिजाइन करते हैं, तो एक सर्टेन डिजाइन लाइफ के लिए डिजाइन करते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए रोड बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए रोड बना दी तो अब उसमें कभी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा, होगा तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड भी होता है। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है इनिशियल, मतलब शुरू में अगर आपको कहीं रोड बनाना है और आप फ्लेक्सिबल पेमेंट वहां पर बनाते हैं, तो इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। लेकिन क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम कंपेयर करें फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट को, अगर हम कंपेयर करें फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट को, तो हम बोल सकते हैं कि बेटा, मेंटेनेंस कॉस्ट की जो ज़रूरत है, मेंटेनेंस की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट को होती है एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट। मतलब मेंटेनेंस की ज़रूरत कम होती है, रिजिड पेमेंट में मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती, फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में। तो इनिशियल कॉस्ट तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की कम होती है, लेकिन डिज़ाइन लाइफ अगर दोनों पेमेंट की सेम रखें, तो उस डिज़ाइन लाइफ में फ्लेक्सिबल पेमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट। तो आई एम समराइजिंग द पॉइंट। अगर अब मैं दोनों पेमेंट की बात करूं, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की, तो इनिशियल कॉस्ट की अगर बात करें, तो इनिशियल कॉस्ट विल बी लो इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, बट इट विल बी हाई इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट के केस में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। मेंटेनेंस, हाँ हाँ, बिटुमिनस रोड की ही को ही फ्लेक्सिबल पेमेंट हम लोग बोल रहे हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपकी होती है वो हाई होती है इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, एंड इट विल बी लो इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। तो भैया, जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट की एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट। इसका मतलब अगर हम सेम डिज़ाइन लाइफ की बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि रिजिड पेमेंट ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर, जब हमें पता है कि ओवरऑल कॉस्ट रिजिड पेमेंट की ज़्यादा है लेकिन वो इकोनॉमिकल है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिजिड पेमेंट की, सॉरी, रिजिड पेमेंट की कम है इसलिए वो इकोनॉमिकल है, तो सर स्टार्टिंग से ही रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करते हैं? हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बना ही क्यों रहे हैं? हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बना ही क्यों रहे हैं? हम केवल रिजिड पेमेंट बनाए ना सर।
चलिए सर, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं सर, लेकिन ओवरऑल तो इकोनॉमिकल हमारी रिजिड पेमेंट ही है ना। देखो अंसारी कह रहा बिल्कुल, यही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, तो होगा कुछ लोग का ये क्वेरी होगा, अंसारी का डाउट हो गया, और कोई है? हाँ, आकिल आकिब आकिल आकिल डाउट है? तो भैया बात होती है हालात की, बात होती है हालात की, ठीक है। अब जैसे आज अगर मैं आपसे बोलूं, आप अभी कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आज आपसे बोला जाए कि भाई 10,000 रुपए की बात कर लेते, तो आपको लगेगा कि 10,000 रुपए आज हमारे लिए एक बड़ा कॉस्ट, मतलब अमाउंट है। इट मे बी, यस और नो। 10,000 रुपये आज आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो, लेकिन हो सकता है कि 10,000 रुपये आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब आप करियर में अपने अच्छा सेटल कर जाएंगे, तो हो सकता है 10,000 रुपये आपकी एक दिन की भी एक दिन की इनकम भी 10,000 रुपये से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज आपके पास 10,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आप एक महीने में 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पे कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम्म? आपका मंथली इनकम टैक्स आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हो, आज आपके पास 1 लाख रुपए की जॉब नहीं है। हाँ, तो इट में, तो अभी ऐसा ही गवर्नमेंट के पास होता है, पैसा ऐसा थोड़ा कहीं इकट्ठा रखा हुआ, गए और ले आए, लाओ 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 लाओ। हाँ? क्या होता है, पैसे का सर्कुलेशन चल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास भी क्या है, थोड़ा बता देना, सब तो बता दिया, पढ़ो, रैंक लाओ, खेलो, इतना कठिन कहाँ है? हाँ, थोड़ा बता देना, कह रहा सब थोड़ा बता देना कैसे होगा, भाई तुम्हें सब बता दिया। बढ़िया पढ़ाई करो, गेट में रैंक लाओ, टॉप 10 में रैंक ले आओ, जहां जीवन में जाना है जाओ, कौन रोक रहा है? जो बताया है सब पूरा हो जाएगा। हाँ, जो बताया है सब पूरा हो जाएगा। हाँ, अब देखो हमको बताना चाह रहे हैं, कार्तिक कह रहे हैं सर आप भी ईएमआई पे करते हैं ना, करते होंगे ना। हाँ, कार्तिक का भी अलग ही लेवल पे चल रहा है। हम्म, कुछ दिनों बाद पूछ लेंगे सर आप भी घर पे ही रहते हैं ना। हाँ, ऐसा तो नहीं जंगल अंगल कहीं आपने अपना पर्सनल खरीद रखा हो। हाँ, समझ रहे हो? तो पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था, टाइमिंग का खेल होता है। अब जैसे गवर्नमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अब गवर्नमेंट को मान लो किसी नई जगह को डेवलप करना, तो वहां पर अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं कि इकोनॉमिकल क्या है, वहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए। अगर हमारे पास लिमिटेड फंड है, तो हम ज्यादा से ज्यादा रोडें अगर स्टार्टिंग में बनाना चाह रहे हैं, लोगों को कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी विल गो विद द फ्लेक्सिबल पेमेंट। ऑल्दो वी नो कि अल्टीमेटली ये अनइकोनॉमिकल होगा एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट, बट करंट सिचुएशन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कनेक्ट ऑल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो हम इसलिए फ्लेक्सिबल पेमेंट भी बनाते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो सारा खेल टाइमिंग का होता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। और समय की सबसे अच्छी बात क्या है? वो बदल जाता है। समय की सबसे अच्छी बात क्या है? कि वो बदलता जरूर है। तो मेहनत करो, सबका बदलेगा। हाँ, मेहनत करो। और भाई मैं एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तुम मेहनत करो, ईमानदारी से करो, बस बस। मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है तुम्हारा रैंक क्या आएगा, तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, तुम गेट में बहुत अच्छा करोगे कि नहीं करोगे। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, यस और नो। बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, जिसका हमें नहीं पता है।
लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करें, और ये ईमानदारी की मोहर और ठप्पा किसी और से नहीं चाहिए आपको, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे घर वालों को ना लगे कि तुमने ईमानदारी से मेहनत करा है, हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड को ना लगे तुमने ईमानदारी से मेहनत करा है, हो सकता है तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्तों को ये ना लगे कि तुमने ईमानदारी से मेहनत से तैयारी करी है अपनी, बट तुमको लगना चाहिए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे कि आप अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी, बहुत अच्छे फ्रेंड से, दुनिया में किसी भी इंसान को गुमराह कर सकते हो, अपने आप को नहीं कर सकते हो। तुम किसी भी इंसान को गुमराह कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम अपने आप को गुमराह कर पाओ, अपने आप से झूठ बोल पाओ। कभी कभी कुछ गलत हो जाता है जीवन में तो रियलाइज तो देखो जरूर होता है यार, मानते हो कि नहीं? रियलाइज तो जरूर होता है कि हाँ ये हमसे गलत हो गया। यस और नो? तो बस तुमको ये एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये एक तरीके का आपका प्रोजेक्ट है जो आप तैयारी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू शुड बी सेटिस्फाई कि यस, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस प्रिपरेशन में अपने एफर्ट दिए। भाई भरोसा मानो, जिस रिजल्ट को सोच के तुम मेहनत कर रहे हो, उससे इतने बड़े बड़े रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे जिसका तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा पूरी लाइफ में। मतलब आज की डेट में तो तुम विजुलाइज ही नहीं कर सकते हो। आज जो तुम्हारे टारगेट हैं, आज जो तुम्हारे गोल हैं, बहुत छोटे हो जाएंगे एक समय के बाद, अगर आपने ये ईमानदारी से मेहनत करी है। तुमको लगेगा मैं इन चीजों के लिए परेशान था, कितना नादान था मैं। हाँ, हाँ। सर ऐसा होता है, हमें तो नहीं लगता है। तो भरोसा करो फिर हम पे। अगर तुम्हें नहीं लगता है तो मेरी बातों पे भरोसा करो, ठीक है? तो तुम्हें लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार बस, हाँ, लेकिन ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है, एंड एट द एंड यू शुड बी एट दिस पॉइंट कि आप अपनी आंखों में आंखें डाल के ये बोल सकें कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस्ट, जो भी मेरी क्षमताएं हैं, देखो हर आदमी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई किसी चीज में बेस्ट होता है, कोई किसी चीज में बेस्ट होता है, बट बेस्ट हर कोई होता है। ये मेरा मानना है कि हर कोई बेस्ट होता है, सबका फील्ड अलग अलग हो सकता है, सबके एरिया अलग अलग हो सकते हैं, बट हर कोई बेस्ट है। कुछ चीजों में मैं अपने आप को बेस्ट मान सकता हूँ, कुछ चीजों में आप बेस्ट हैं, बेस्ट हर कोई है। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और ना ही ओवर एस्टिमेट करना है। ना ही उड़ना है और ना ही परेशान होके रहना है। एट द एंड यू शुड बी इन द पोजीशन कि आप बोलो कि भाई मेरी जितनी क्षमताएं थी, अब भाई मैं, हम उड़ना चाहते हैं, चलो अब नहीं उड़ पा रहे तो क्या करें, क्योंकि मेरी क्षमताओं के बाहर है। हाँ? हम भी चाह रहे हैं कि 8वें फ्लोर पे जाएं और ऐसे ऐसे करके नीचे पहुंच जाएं, तो अभी मेरी क्षमताओं के बाहर है ना। समझ लो, ज्यादा रिस्क लेंगे तो निपट जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी मेरी बेस्ट पॉसिबल क्षमताएं थी, मैंने उसका भरपूर अपना मैक्सिमम दिया है। ये एट द एंड आपने अगर अचीव कर लिया, तुम मेरी बात का यकीन मानो, तुम अपनी तैयारी को, तुम अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, सफल मान सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? बताओ। आप अपनी तैयारी को सफल मान सकते हैं अगर आप इन चीज को अचीव कर पाए, फेस कर पाए अपनी लाइफ में। दैट्स इट। चलो तुमको मोटिवेट करने के लिए अच्छा कुछ बता देता हूँ। बता दूं? मजाक तो नहीं उड़ाओगे? बताओ। बताओ, मजाक तो नहीं उड़ाओगे? जज तो नहीं करोगे? तो फिर बताओ। हाँ। मैंने अपने फोर्थ ईयर में मैंने अपने फोर्थ ईयर में इंजीनियरिंग में जब मैं था,
तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी गेट के लिए। अब हम लोग भी ऐसे ही, पता चला गेट से कुछ जीवन में बदलाव आ सकते हैं, ठीक है, तो करेंगे, तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे बैच में 4th ईयर तक आते आते करने भी लगे थे, तो हम लोगों ने भी स्टार्ट किया। बड़े मन से तैयारी करी यार, देखो, ठीक है, मतलब ये मतलब है, सुकून है, तसल्ली है कि बहुत मन से तैयारी करी, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिले। मैं अगर बिल्कुल ईमानदारी से आपको बोलूं, तो मैं 4th ईयर में जब आई थिंक था, अब तक के मेरे गेट के, मैंने गेट लगभग मैं 2013 से अब तक ऑन एंड लगभग लगभग हर साल गेट देता हूँ। बीच में 1-2 बार मिस हो गया, टाइम नहीं मिला, कभी क्लासेस रहती थी, कभी कुछ रहता था। बट मेरा ये रहता है कि अगर मेरे पास टाइम है, अगर मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, तो मैं गेट के पेपर में अपीयर जरूर होता हूँ। और उसका मेन मकसद ये और होता है कि समय के साथ चीज़ें कैसी चेंज होती रही हैं, उनको किसी से सुनने से अच्छा खुद ही फील कर लो, तो आपको अच्छे से मैं फील करा पाऊंगा। इस पर्पज से मैं गेट के पेपर में अपीयर जरूर होता हूँ। 2-3 बार मिस हो गया, आई थिंक गेट 2015 नहीं दे पाया था, गेट 2017 नहीं दे पाया था, ऐसे 1-2 साल मिस हो गए, बाकी ऑन एन एवरेज हर साल पेपर देते हैं। अब तक के गेट के इतिहास में मेरे सबसे जो कम नंबर आए हैं, वैसे इतने भी कम नहीं थे उस समय के हिसाब से, उस समय बहुत ज़्यादा नंबर नहीं जाता था, 12-13 की अगर बात करें, लेकिन मेरे जो सबसे कम नंबर आए हैं वो मेरी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन में आए। आई थिंक 42 मार्क्स, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, 42 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये मेरे रिजल्ट नंबर थे उस समय। हाँ, उसमें कोई अच्छा कॉलेज वॉलेज मिल जाता उस समय, ऐसी बात नहीं है, इतने भी खराब नहीं थे, लेकिन अब तक के करियर में सबसे कम नंबर मेरे वही थे। और मैं पूरे यकीन के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत जो की थी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ये उसी साल की थी, ठीक है। मूड तो खराब होता ही है यार, हम्म, कि यार इतनी मेहनत करी। हाँ, मतलब उस समय अगर 60-65 नंबर होते तो आराम से पीएसयू मिल जाता। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनके 60-65 नंबर थे, वो पीएसयू में हैं। तो पीएसयू तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहा था इन मार्क्स में, डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, वो बोलते हैं ना, थोड़ा दुख भी हुआ। फिर चीजें चलती रहीं, अपना प्रिपरेशन करते रहे, पढ़ाने में अच्छा लगता था, पढ़ाने लगे, 13 से ही पढ़ाने लगे। फिर एक टाइम ऐसा फील हुआ, जैसे फिर मेरी रैंक आना स्टार्ट हुई, पहले 1000 के अंदर रैंक आई, और अब कोई तैयारी नहीं करी जा रही है, समझो। अब कोई तैयारी नहीं करी जा रही कि अलग से तैयारी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो एक इनपुट दिया था बस वो रखा हुआ है, उसी को ही रिकॉल कर रहे हैं जब जैसा टाइम मिला। हाँ, फिर 1000 के अंदर रैंक आई, फिर अगली बार जब पेपर दिया तो धीमे धीमे 278 रैंक आई, फिर आपको पता चला कि 30 रैंक आई। भाई अब कभी कभी मुझे लगता है कि अब तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, जिस हिसाब के खतरनाक रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके लिए इतनी मेहनत अब तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, दूसरी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, बट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम मेहनत नहीं कर रहे ना, बट स्टिल। और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं जिस एग्जाम में गया, ऐसा भी एक दौर आया कि फिर मैंने जिस एग्जाम को अप्लाई किया, जैसे मैं स्टेट पीएससीज की अगर बात करूं, तो ये मैं बोल सकता हूं कि लगभग लगभग हर स्टेट पीएससी का एक एग्जाम जो मैंने अप्लाई किया है वो मैंने क्वालिफाई किया है। और सबसे मजे की बात ये ना, ये बेस्ट प्रिपरेशन के दौरान नहीं किया है। बेस्ट प्रिपरेशन तो तुमको बता दी कब करी थी, फुल एनर्जी वाली प्रिपरेशन तो तुमको बता दी, तो उस समय रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए केवल कंटेंट ही सफिशिएंट नहीं होता, ये मुझे समझ में आया। आपका माइंडसेट क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। यस, आपके अब कई बार क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी, कंटेंट अच्छा, अब हम प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। हाँ, हम इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, हम इतना ज्यादा प्रेशराइज, हम इतने ज्यादा पैनिक हैं कि हम चाह कर भी अपना बेस्ट यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम बहुत ज्यादा अगर डीप में थिंकिंग कर लोगे,
बहुत ज़्यादा सोच लोगे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो 5-7 नंबर तो गेट में ऐसे ही कम हो गए। ये भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इतना ज़्यादा प्रेशर में, अगर परफॉर्मेंस प्रेशर में एग्जाम दोगे तो कैसे अपना बेस्ट यूज कर पाओगे। तो जब एक टाइम ऐसा आया कि कोई प्रेशर ही नहीं था, लिटरली आई इंजॉयड, मुझे मजा आता था पेपर देने में। मुझे मजा आने लगा था। एक टाइम ऐसा हो गया था कि भाई कहीं का भी दूर दूर का पता लगा, किसी स्टेट का भर दिया पेपर में, ठीक है। अब बहुत देर हो गई, अब सब निकल गया, दौर निकल गया अरुण। हाँ, अब सब शौक पूरे हो गए वो वाले हैं। खैर, अरे सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है यार। बताया तो था, इस काम में मजा आता है, ठीक है। टीचिंग में मजा आता है, बस सिंपल सी बात है, सुकून है। हाँ, तो उससे हुआ क्या बेटा, उससे ये अल्टीमेटली कि बस पेपर देने जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। क्या दिक्कत है, किसको प्रूफ करना है। कोई पूछ भी रहा है ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, कुछ बताने नहीं, क्यों बताएं, नहीं किया, मेरा मन था नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा, अपने डिसीजंस को समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं टीचिंग में स्टार्टिंग से ही हूँ, मैं टीचिंग में स्टार्टिंग से ही हूँ, ठीक है। आई थिंक 86 ऐसे कुछ थे इस बार। दीप। तो कहने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बोल रहा हूँ, कहीं से मैंने ऐसा रिफर करके नहीं बता रहा हूँ। कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होगा कि आप मेहनत कम कम करेंगे और रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो केवल मेहनत उस समय की नहीं है, उसके लिए पहले आपने कभी न कभी मेहनत करी होगी, वो आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एक ही सजेशन है मेरे साइड से, तैयारी को एंजॉय करो, तैयारी को एंजॉय करो। अब जब मैंने टीचिंग शुरू की, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जैसे ऑफलाइन के छोड़ो अब ऑनलाइन भी है। अब मैं आपके साथ 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे क्लास लेने में कंफर्टेबल हूँ, समझ रहे हो। तो मुझे सबसे जब मैं अपने इंजीनियरिंग में था तो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मैं कभी भी 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठ के पढ़ नहीं सकता था। मतलब ये मेरा मैक्सिमम था, मैं आधे घंटे मैक्सिमम। आधे घंटे पढ़ लिया तो लगता था बहुत हो गया, अब बस, अब कुछ और करना है, 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए। लेकिन जब मैंने उस दौरान तैयारी की ना, तो उससे मेरी एक कैपेसिटी बढ़ी कि मैं बहुत समय तक फोकस्ड रह के किसी चीज पे एटलीस्ट फोकस करने की कोशिश कर सकता हूँ। और उसका एडवांटेज मुझे ये मिला कि जब मैं टीचिंग की फील्ड में आया तो बहुत आसानी से, कभी पता ही नहीं चला कि भाई, पता ही 12-12 घंटे क्लास लेने में भी हम लोग टोटली कंफर्टेबल होते हैं। जितने भी टीचर हैं आपके, जितने भी टीचर, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दे आर कंफर्टेबल, क्योंकि उन्होंने खुद भी उस लेवल पे पहले खुद भी पढ़ा है भाई। जब आप फोकस खुद से करना नहीं जानते तो आप कैसे क्लास में फोकस कर पाएंगे। हैव यू गॉट दिस पॉइंट। तो मुझे लाइफ टाइम ये हमेशा ये फील होता है कि वो जो तैयारी की ना, वहां से जो ये चीज सीखे कि कैसे लंबे समय तक अपने पढ़ाई में फोकस करें, कहीं ना कहीं वो करियर में बहुत यूज हुई, वो बहुत यूजफुल रहा अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम लोग एंटर किए। तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता यार, एकदम इत्मीनान से रिलैक्स होके, अच्छे खुशी खुशी। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई पैनिक नहीं, और लाइफ में हर कोई सक्सेस हो जाता है भाई। सब किसी न किसी तरीके से सक्सेस हो जाते हैं, सबको अपने अपने रास्ते मिल जाते हैं। हो सकता है वो रास्ता आपको ना दिख रहा हो, और वो एक्चुअल में वो रास्ता सही बताएं तो किसी को नहीं पता होता है। किसी को नहीं पता है कि उसके जीवन में 5 साल बाद क्या होने वाला है, समझ रहे हो। किसी को ये नहीं पता है कि आपके साथ 5 साल बाद क्या होगा, किस फील्ड में होंगे, क्या होंगे। चीजें चलती रहती हैं। प्रेजेंट को आप क्या करिए, बेस्ट दीजिए, जो अभी आप कर रहे हैं वो बेस्ट करिए। बस, जो चीजें आती जाएं उनको अच्छा से बेस्ट एफर्ट देके करते रहिए। चीजें अपने आप अलाइन होती चली जाएंगी और आप अपनी सही जगह तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। नहीं, मेरा ईएससी क्वालिफाई नहीं है, तो ईएससी मेरा फाइनल क्वालिफाई नहीं है। आई अपियर्ड फॉर द ईएससी,
but I have not qualified ESE finally. ठीक है, तो रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, एंजॉय करो, बहुत पैनिक मत हुआ करो। मुझे कोई भी बच्चा बहुत पैनिक दिखता ना, मुझे अंदर से पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। हाँ, तो मुझे लगता है यार ये ऐसा हाल तो मेरा भी था, और मैं मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं ला पाया। तो इसलिए मुझे कोई भी बच्चा पैनिक दिखता, मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। खुश रहो, एंजॉय करो, अच्छे से बेस्ट करो, अपने आप से ईमानदार रहो, ये कुछ चीजें हैं, खेल खत्म। ठीक है, पैनिक होने से हो क्या जाएगा? अगर गेट वाले मुझे पैनिक होने का नंबर दें तो हम साल भर पैनिक होते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे? हाँ, लेकिन गेट वाले भी पैनिक होने का नंबर दे नहीं रहे हैं, वो तो पढ़ाई करने का नंबर दे रहे हैं। तो जिस काम को करने से कोई फायदा ही नहीं है, कोई आउटकम ही नहीं है, तो छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। क्यों भाई? हाँ, नहीं, मेरे फादर जॉब में नहीं है, मेरे फादर जॉब में नहीं है। मेरे फादर, अब ये सब पर्सनल बातें फिर कभी कर लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा रिलीवेंट भी नहीं है, कोई इनका मतलब नहीं है। ठीक है, काम की बात जो थी वो बता दी। हाँ, बहुत ही बेसिक नॉर्मल फैमिली से ही हूँ, बहुत हम्बल बैकग्राउंड, मतलब बेसिक बैकग्राउंड से हूँ। मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो यूपी बोर्ड से हुई है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मैं पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, और थ्रू आउट 12th, 12वीं तक मेरी पूरी स्कूलिंग, और यूपी के भी जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, यूपी के भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां से मेरी पढ़ाई हुई है, तो बहुत सिंपल और नॉर्मल लाइफ रही है। ठीक है, तो जो काम की बातें हैं बिल्कुल वो जो जरूरी हैं जिनसे आपको है, बाकी क्या है कैसा है वो सब होता रहता है। हाँ? प्रेशर तो होता है, तो बिल्कुल प्रेशर होता है, मैं कब बोल रहा हूँ? प्रेशर तो ऐसा थोड़ा कि पढ़ाई में हो रहा है। तुम जिस पीएसयू में जाना चाह रहे हो, उस पीएसयू में जो चला गया है उससे 5 मिनट बात करो ना, उससे पूछो भाई तुम्हारी लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है? हाँ? उसके अलग प्रेशर है, आपके अलग प्रेशर। आप 10वीं क्लास में थे तो आपके लिए अलग प्रेशर थे, आज 12वीं क्लास में हो तो अलग प्रेशर है। तो लाइफ में ये सब चीजें तो आती रहेंगी ना, इसमें कौन सी नई बात है? आज करियर का प्रेशर है, कल फैमिली का प्रेशर होगा, आज से 20 साल बाद कुछ मेडिकल के प्रेशर होंगे, मेडिकल इश्यूज होंगे। अरे तो लाइफ समय का चक्र है ना भाई, इनसे बच के कहाँ जाओगे? हाँ, इनसे बच के कहाँ जाओगे? आप उसका ओवर थिंकिंग करके उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रेशर ले लोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो यही मेरा सजेशन है कि रिलैक्स होके इस पूरी यात्रा को एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन के बारे में ज्यादा लोड मत लो। ये जर्नी अपने आप में, एक जर्नी जो आप कंप्लीट कर रहे हैं ना प्रिपरेशन की, ये यादें हैं एक्चुअल में। एक बार जॉब में चले जाओगे वो सब अलग दुनिया, अलग कहानी शुरू हो जाएगी। यादें तो ये हैं, 1 साल 1.5 साल जो टाइम दे रहे हो तुम, और देख लेना यही याद रहेगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहो। कुल मिला के तुमने टॉपिक नहीं पढ़ाने दिया, जज्बातों से खेल गए। क्या बता रहे थे यार? हम्म? कुछ बता रहे थे काम का। चलो, यस, तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, तो ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा एज कंपेयर टू द रिजिड पेमेंट। अब क्या कोई आईआरसी की गाइडलाइन है, क्या कोई आईआरसी की गाइडलाइन है रिलेटेड टू द डिजाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट? यस, तो IRC 37 इज द कोड। IRC 37 कोड है जो हम लोग यूज करेंगे। IRC 37 is the code that we are going to use for the design of the flexible payment. फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कोड जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं IRC 37। चलिए आगे साहब बातचीत करते हैं।
अब थोड़े से फीचर समझते हैं रिजिड पेमेंट के बारे में। एक लेयर इसमें गैप हो गई क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। एक लेयर यहाँ पर आपने कम कर दी है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, और आपको समझ में भी आ जाएगा अभी कि उसकी जरूरत क्यों नहीं है। तो सबसे बॉटम की लेयर तो सॉइल सबग्रेड की है। इसके बाद सब बेस कोर्स की लेयर नहीं है, सीधे बेस कोर्स है और एक सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है। अब देखो खेल समझो, ये बन गई आपकी रिजिड पेमेंट। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिजिड पेमेंट। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है कि स्लैब एक्शन से लोड का ट्रांसफर होता है। अब स्लैब एक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप ये समझो, मान लो एक की कोई स्लैब है। अब इस स्लैब में मैं क्या करूं, इस स्लैब में मैं मान लो यहां पर व्हील लोड अप्लाई कर रहा हूं। बता रहा हूं, कुछ नहीं फर्क है, कुछ नहीं फर्क है। फर्क ये है कि जो सॉइल सबग्रेड है उससे बेटर क्वालिटी होगी सब बेस की। सॉइल सबग्रेड सब बेस एक एक्स्ट्रा थिकनेस को प्रोवाइड किया था आपने, अब वो एक्स्ट्रा थिकनेस रिक्वायर्ड नहीं है। एक्स्ट्रा थिकनेस आप प्रोवाइड कर रहे थे तो उसके लिए एक लेयर आपने प्रोवाइड की थी। अब ये बोला जा रहा है कि जब आप रिजिड पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर उतनी ज्यादा थिकनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जो लोड का ट्रांसफर होता था वो होता था ग्रेन टू ग्रेन, लेकिन रिजिड पेमेंट के केस में जो लोड का ट्रांसफर होता है वो होता है स्लैब एक्शन की वजह से। जैसे अब मान लो ये एक रिजिड पेमेंट है, मैं इसमें व्हील लोड अप्लाई कर रहा हूं। तुम सभी जानते हो कि अगर ये कंक्रीट की स्लैब है तो सबसे पहले ये लोड जो होगा वो इस पूरी की पूरी स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस पॉइंट लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज द यूडीएल। आर यू एग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट? इस बात पे एग्री कर रहे हो, यस और नो? कि जो भी पॉइंट लोड आप अप्लाई कर रहे हैं पहले ये पूरा लोड जो होगा वो इस स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस कंक्रीट में जब लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद ये बॉटम्स की लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद ये बॉटम्स की लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मानते हो ये बात की नहीं? अब ये इसको बोलते हैं स्लैब एक्शन। तो जो भी लोड आया पहले ये इस इंटायर स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इसके बाद यहां से ये बॉटम लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब स्लैब एक्शन की वजह से अब एरिया वाइड नहीं है, वाइडर है। पहले जितने एरिया में अब आपको लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की केस में ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की हेल्प से, अब उससे बहुत ज्यादा एरिया में आप लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जब बॉटम तक लोड पहुंच रहा है, स्ट्रेस पहुंच रहा है, तो एरिया बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से स्ट्रेसेस की वैल्यू बहुत कम हो जा रही है। इसलिए आपने बोला कि जब हम रिजिड पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा थिकनेस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ये स्ट्रेसेस रिड्यूस नहीं होते तो हमें पेमेंट की थिकनेस बढ़ानी पड़ती ना। तो एज हेयर द लोड इज ट्रांसफरिंग विद द हेल्प ऑफ द स्लैब एक्शन, दैट्स व्हाई द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द वाइडर एरिया as compared to the flexible payment. That's why here you can say we have removed one layer. यहाँ पर सॉइल, वहां पर हमने पेमेंट की एक लेयर को जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में प्रोवाइड कर रहे थे वो यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, तो क्यों प्रोवाइड करें? लॉजिक समझ में आया? यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी तो क्यों प्रोवाइड करें? समझ में आया ये बात सभी को? यस और नो? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस और नो? बोलो बेटा। तो अब देखो वही सब लिखा हुआ है कि लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द स्लैब एक्शन, और इस स्लैब एक्शन की वजह से जब लोड आपका ट्रांसफर हो रहा है तो लोड ट्रांसफर हो रहा है वाइडर एरिया में। ठीक है। अब क्योंकि ये कंक्रीट की स्लैब है तो एज पर IS 456/2000, अभी आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आरसीसी। आरसीसी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। तो वो सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस कोड का बिल्कुल बहुत बहुत बार जिक्र होगा। तो कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK, और FCK होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट।
जैसे अभी मैंने आपको बोला था M20 लास्ट क्लास में, तो M20 में FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्योंकि ये कंक्रीट की स्लैब है और कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, कितनी होती है वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये रिजिड पे यहाँ पर जो लोड ट्रांसफर हो रहा है, अब देखो जरा, मान लो ये तुम्हारी जो लेयर है वो है बेस कोर्स की, ये मेरा हाथ है, ये जो लेयर है वो बेस कोर्स की है, इसके ऊपर एक कंक्रीट की स्लैब है। क्या आपको बेस कोर्स का ये फेलियर दिख रहा है, हाँ या ना? ये कंक्रीट की स्लैब है, ये बेस कोर्स की लेयर है, और ये क्या लोकल फेलियर दिख रहा है? बोलो, आर यू एबल टू सी दिस लोकल फेलियर ऑफ द बेस कोर्स, यस और नो? मेरे लाल एक बात, नहीं दिख रहा है मनीष करा, नहीं दिख रहा है, ये ये दिख रहा है, बेस कोर्स फेल कर गया, दिख रहा है? तो स्लैब जो आपने कंस्ट्रक्ट की है, इसका वजह से इसका खेल क्या हुआ कि अगर कोई लोकल फेलियर हो रहा है तो वो लोकल फेलियर ऊपर तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उतनी जगह की स्लैब भी डिफॉर्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि जितनी जगह पर आपका बॉटम लेयर पे फेलियर हुआ है उतना ही फेलियर आपको टॉप में दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि एज टॉप इज द कंक्रीट स्लैब। तो वही पॉइंट आपने लिखा हुआ है कि लोकलाइज्ड फेलियर जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं टॉप में इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। क्योंकि ये रिजिड पेमेंट है तो यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। एज दिस इज द रिजिड पेमेंट, देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो टेम्परेचर जब स्ट्रेसेस होंगे तो उनको संभालने के लिए रिजिड पेमेंट के केस में हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट वी विल प्रोवाइड द थर्मल जॉइंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई? अगला पॉइंट आपने ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि इसकी इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो ज़्यादा इकोनॉमिकल आप इसे बोल सकते हैं ओवरऑल कॉस्ट के कंपैरिजन में। सर इसकी डिजाइनिंग के लिए भी कोई कोड है क्या? तो IRC 58 इज द कोड जो हम लोग यूज करेंगे फॉर द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे IRC 58 में। तो ये बेसिक डिफरेंस समझा हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में। कहानी क्लियर है तो कंफर्म कर दीजिए। यहां तक का डिस्कशन अगर सभी को क्लियर है तो एवरीवन प्लीज कंफर्म। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बातचीत करते हैं, मुद्दा स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें बात करनी है फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। डिजाइनिंग का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब आप बात कर रहे हैं कि मुझे सर फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करना है, इसका मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। तो आइए मेथड्स की बात करते हैं, मेथड्स दैट वी कैन यूज फॉर द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। So these are the methods that we can use for the design of the flexible payment. तो there are various methods. अब अगर इन methods की बात करें, yes, we need to find out the thickness. हम अलग अलग लेयर की थिकनेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या फिर हम टोटल पेमेंट जो है उसकी थिकनेस के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, जनरली समझ लेते हैं। कुछ इंपीरिकल मेथड है, तुम सभी जानते हो इंपीरिकल मेथड जो होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ पैरामीटर पे बेस्ड होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, और साथ साथ अगर बात करें स्ट्रेंथ पैरामीटर, ऐसे मेथड्स को बोलते हैं इंपीरिकल मेथड फॉर डिजाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। सर इनके क्या कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? तो एक होता है ग्रुप इंडेक्स मेथड,
एक होता है CBR मेथड, एक होता है CRB मेथड, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। तो दीज आर द एम्पिरिकल मेथड फॉर डिजाइनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट। आगे बातचीत करें। सर रिजिड पेमेंट में सब बेस लेयर को ही क्यों रिमूव करते हैं? बेटा जितनी बॉटम की लेयर है उसी को तो रिमूव करेंगे ना, क्योंकि अगर बेस कोर्स कर देते तो बेस कोर्स तक जो लोड पहुंच रहा है, बेस कोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड है। बेस कोर्स में तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ा कंक्रीट स्लैब बना दिए तो हवा में टांग देंगे। तो उसके नीचे की जो लेयर है वो आपको लगा कि वहां पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, उसके नीचे जो स्ट्रेसेस पहुंच रहे थे वो सॉइल ही बियर कर ले रही है, तो हमने वो लेयर हटा दी, ठीक है। ठीक है, तो आगे बात क्या कर लेते बेटा, ऐसे हमारे पास होता है सेमी इंपिरिकल मेथड। सेमी इंपिरिकल मेथड की खासियत क्या है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन पे बेस्ड होते हैं और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। तो जैसे एक हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एक्सियल मेथड, इससे भी आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग कर सकते हैं, थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड हैं जो कि मैथमेटिकल अप्रोचेस पे बेस्ड होते हैं, जैसे बर्मिस्टर मेथड, इलास्टिक थ्योरी मेथड, इलास्टिक लेयर थ्योरी मेथड। दीज आर द प्योरली मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। पेमेंट की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल मेथड है। और अगला जो मेथड है दैट इज द मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल मेथड, और यही मेथड हमारा फॉलो करता है IRC 37। ये दुनिया भर के मैंने मेथड बताए, क्या सर आप इन सभी मेथड्स के बारे में हमें ज्ञान देंगे? बिल्कुल नहीं सर, हम किस मेथड्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं? तो इफ यू फॉलो योर गेट सिलेबस, अगर आप अपने गेट सिलेबस को देखेंगे तो दे हैव क्लियरली मेंशन डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एज पर द IRC 37 मेथड एंड द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट एज पर द IRC 58 मेथड। तो इन शॉर्ट इन डिटेल हमें जो बातचीत करनी है आउट ऑफ ऑल दीज मेथड्स, हमें जो बातचीत करनी है वो बातचीत होगी रिलेटेड टू द IRC 37 मेथड। क्लियर है? बट यस, मैंने आपको बताया रेफरेंस के लिए कि देयर आर सम मैथमेटिकल मेथड, देयर आर सम एम्पिरिकल मेथड, देयर आर सम एम्पिरिकल मेथड, but we will discuss in detail about the IRC 37 method for the designing of the flexible pavement। यहां तक की बात क्लियर है? चलो, तो एक काम करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। IRC 37 के बारे में कल बातचीत करेंगे, और ये टेलीग्राम ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में अभी इस क्लास के बाद तो क्षितिज, एक तो स्पेलिंग हमें नहीं याद हुई अभी तक, तुमको याद होगी कि नहीं पता नहीं, सर PW, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें अभी आपको मिलेगा IRC 37 कोड। तो ये कोड आपके पास होना चाहिए, ये कोड आपके पास होना चाहिए। कल इसी कोड से अब जितनी भी बातें होंगी फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग की, उसमें हम लोग IRC 37 गाइडलाइन ही यूज करने वाले हैं। तो बढ़िया रहेगा अगर आपके पास कोड रहेगा, क्या बोलते हो? तो साथ साथ आप भी रिफर कर पाओगे कि हाँ भाई IRC ने कहाँ बताया है, कैसे बताया है। तो ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको रिफर करके फिर कल हम लोग क्या, हाँ कर देंगे भैया, कर देंगे, तभी बताया है। ठीक है, तो यू विल गेट दिस कोड, और यहाँ इसकी हेल्प से कल का जो पहला क्लास होगा, नहीं 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 भैया, प्रिंट नहीं, तो हर चीज का प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हर चीज का प्रिंट निकाल लेंगे। तो इसके बारे में फिर कल हम लोग का जो पहला डिस्कशन होगा दैट विल बी द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट बाय IRC 37 मेथड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, IRC मेथड जो है आपका ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हर एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। अरे जिस मेथड से प्रैक्टिकली डिजाइन कर रहे हैं, जिस मेथड से प्रैक्टिकली डिजाइन कर रहे हैं वही मेथड आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और रिलीवेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग दो जो हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप येट, तो ये सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं तो चैट बॉक्स को लाल कर देंगे, और मिलते हैं कल फॉर द
फर्दर डिस्कशन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।